जो कि है क्रिप्टो करेंसी। लॉन्ग रन में बढ़िया हिसाब किताब रहेगा तो थोड़े बहुत पैसे वहां भी डाल देते हैं। डेफिनेटली मैं डेली बेसिस पे इन्वेस्ट करता हूँ। अंदर इन्वेस्ट करने के लिए मैं एक ETF खरीदता हूँ जिसका नाम है तो कैसे रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करें, तो उसका एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन होता है। तो अगर आप मेरे को इस चैनल पे या फिर इंस्टाग्राम पे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। इनफैक्ट बहुत ही एग्रेसिव तरीके से इन्वेस्ट करता हूँ। और काफी सारे लोग जिनका भी रिसेंटली वर्क परमिट आया है या फिर जॉब्स वगैरह लगी हैं कनाडा के अंदर या फिर PR वगैरह हुई है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कभी कभी मेरे को DMs वगैरह करते हैं कि भाई आप कौन से ETFs वगैरह खरीदते हो या फिर कौन से स्टॉक्स वगैरह परचेज करते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं यही करने वाला हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स या फिर ETFs जो मैं परचेज करता हूँ, वैसे बहुत सारे नहीं है, थोड़े से हैं, 10-12 हैं, तो वो सारे आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। अब यार सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो भी थोड़े बहुत पैसे मैं स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ उसका मेजॉरिटी पोर्शन ETFs के अंदर जाता है, मतलब ETFs के अंदर इन्वेस्ट होता है। अब काफी सारे लोगों को ETF के बारे में नहीं पता होगा कि भी क्या होती है। तो बेसिकली ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अगर आपको इसके बारे में पता है तो आगे स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं तो बेसिकली मान लेते हैं कि एक विजय नाम का बंदा है जो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है। उसकी नई नई कनाडा के अंदर जॉब लगी है। रोहित की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि रोहित की तो अभी PR ही नहीं हुई है, वो इमिग्रेशन को लेकर स्ट्रगल कर रहा है। इस वीडियो में जाके आप चेकआउट कर सकते हो कि रोहित का क्या हिसाब किताब चल रहा है, कैसे वो अपने CRS स्कोर को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। तो विजय क्या चाहता है कि भाई वो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी इन्वेस्ट कर ले, एप्पल, गूगल, टेस्ला, US की जो भी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं ना, उनके अंदर विजय इन्वेस्ट करना चाहता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वो इंडिविजुअली हर एक कंपनी का स्टॉक खरीदेगा, सबसे पहले तो महंगा हिसाब किताब होगा क्योंकि $200 का कोई स्टॉक होगा, $300 का कोई स्टॉक होगा, तो एक एक स्टॉक खरीदते ही उसके $1000-1200 लग जाएंगे। लेकिन उसकी तो अभी जॉब लगी है, ज़्यादा पैसे नहीं है। उसके ऊपर से जब इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी के बारे में रिसर्च करनी होती है कि भी कंपनी का क्या हिसाब किताब है। तो एक एक कंपनी की अगर वो रिसर्च करेगा उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो पैसा भी ज़्यादा लग रहा है, टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। लेकिन एक दूसरा सोल्यूशन अवेलेबल है जिसको कहते हैं ETF। तो बेसिकली ETF ना एक बास्केट होती है जिसके अंदर एप्पल का भी स्टॉक है, माइक्रोसॉफ्ट का भी स्टॉक है, या फिर गूगल का भी स्टॉक है, टेस्ला का भी स्टॉक है। वो स्टॉक कोई भी हो सकता है, भी एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो विजय वो बास्केट खरीद लेगा और वो जो बास्केट है ना उसका प्राइस लेटेस्ट से $50 है। तो उस $50 में से थोड़े से के एप्पल के स्टॉक आ जाएंगे, थोड़े से अमाउंट के माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक आ जाएंगे और थोड़े से गूगल के स्टॉक आ जाएंगे। तो इस तरीके से वैसे तो डायरेक्टली विजय वो बास्केट खरीद रहा है, ETF को खरीद रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली वो गूगल, एप्पल, अमेजॉन या फिर जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके स्टॉक्स खरीद रहा है। तो इस तरीके से वो कम पैसों में इन सारी कंपनियों के स्टॉक्स खरीद सकता है और उसके लिए उसको ज़्यादा रिसर्च वगैरह भी नहीं करनी पड़ेगी। और उसके ऊपर से फायदा ये होगा कि उसका जो पोर्टफोलियो है ना वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। मान लेते हैं कि कभी गूगल का स्टॉक नीचे जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का ऊपर जाता है, तो उसको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो इस तरीके से ETF खरीद सकते हैं। तो मैं अपना ज़्यादातर हिसाब किताब ETFs के साथ रखता हूँ। स्टॉक्स वगैरह मैं बहुत कम खरीदता हूँ। जो भी खरीदता हूँ इस वीडियो में थोड़ा बहुत शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। अगर सबसे पहला ETF जो मेरे पोर्टफोलियो का मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऑक्यूपाई करता है, मतलब ऑलमोस्ट 30% ऑफ माई पोर्टफोलियो इज दिस ETF ओनली, जो कि है VFV। तो बेसिकली जो US की टॉप 500 कंपनियां हैं जैसे कि एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल या फिर अमेजॉन वगैरह या फिर ब्रॉडकॉम या फिर जो भी 500 कंपनियां टॉप US की, तो उनको ट्रैक करता है एक इंडेक्स जिसको कहते हैं S&P 500। तो अगर कोई बंदा इन 500 कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है तो सिंपली एक ETF खरीद ले जो कि S&P 500 को ट्रैक करता है। तो एक US करेंसी के अंदर ETF होता है VOO जो कि डायरेक्टली इन 500 कंपनियों के स्टॉक्स को खरीदता है। लेकिन अभी फिलहाल मैं US करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि करेंसी कन्वर्जन लगती है, थोड़ा सा महंगा हिसाब किताब होता है। तो इसलिए मैं VFV परचेज करता हूं जो कि टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। और VFV क्या करता है, सिंपली VOO को परचेज करता है। तो बेसिकली मैं इनडायरेक्टली ये जो 500 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल वगैरह जो भी हैं, वो आप ऑनलाइन जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो उनके स्टॉक्स मैं इनडायरेक्टली खरीद रहा हूँ और मेरे को इन पर विश्वास है कि लॉन्ग रन में बढ़िया काम करेंगी, इसलिए इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं। तो अब अगले ETF की तरफ निकलते हैं। अब यार अगला ETF जो मैं रेगुलर बेसिस पे परचेज करता हूँ वो है TEC। तो बेसिकली ये जो ETF है ना, ये ग्लोबल लेवल पे जो मीडियम स्केल या फिर जो लार्ज स्केल कंपनियां हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती हैं या फिर प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती हैं, ये उन कंपनियों को ट्रैक करता है। ऑल्दो ये जो ETF है इसके अंदर जो इक्विटी है वो US की 88% है, तो काइंड ऑफ ये VFV का सबसेट है। लेकिन जो S&P 500 है या फिर जो VFV है ना, उसके अंदर नॉन टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां भी आती हैं जैसे कि वॉलमार्ट हो गया या फिर पेप्सिको या फिर होम डिपो वगैरह। लेकिन ये जो ETF है ना, ये बहुत ज़्यादा हैवी है टेक्नोलॉजी के ऊपर। टेक बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, ये मेरे को कॉन्फिडेंस है लॉन्ग रन में। तो वर्ल्ड
लेवल पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां या फिर मीडियम स्केल वाली कंपनियां टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ये ETF उनके अंदर इन्वेस्ट करता है। तो ये हिसाब किताब है। अगर अभी तक तो आप देख सकते हो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर US कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियां हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं। लेकिन थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन के लिए मैंने एक XEQT नाम की एक ETF खरीद रखी है जो ग्लोबल एक्सपोजर देती है। उसके अंदर US की इक्विटी है 43%, कनाडा की है 25%, जापान की है 6%, UK की 3.7% और उसी तरीके से और कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, तो इन कंपनियों के भी स्टॉक्स वगैरह इस ETF के अंदर फॉल करते हैं। ये भी ETF खरीद रखी है ताकि थोड़ा सा ग्लोबल एक्सपोजर मिल जाए। अब यार ये तो सबको पता है कि भाई अपना देश इंडिया इकोनॉमी वाइज बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है, उसकी इकोनॉमी बहुत ही बढ़िया ग्रो कर रही है। तो मेरे को इंडिया की इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। प्रॉबेबली 10, 15, 20 सालों में, मतलब लॉन्ग रन में इट विल ग्रो सिग्निफिकेंटली, ये मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, तो इसलिए मैं इंडिया की मार्केट के अंदर भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से मैं कनेडियन करेंसी भेजता हूँ, वहाँ इंडिया में जाके वो INR में कन्वर्ट होता है, फिर मैं स्टॉक्स वगैरह परचेज करता हूँ, ऐसा नहीं है। एक ETF है XID, उसको मैं रेगुलर बेसिस पे खरीद लेता हूँ। इसके ऑल्टरनेटिव्स भी हैं जैसे कि ZID हो गया या फिर INDY, ये भी ETFs वगैरह हैं, तो आप अपनी रिसर्च कर सकते हो। लेकिन हाँ, प्रॉबेबली लॉन्ग रन में बढ़िया हिसाब किताब रहेगा तो थोड़े बहुत पैसे वहाँ भी डाल देते हैं। अब यार आपके माइंड में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ETFs स्टॉक्स वगैरह परचेज तो करने हैं, लेकिन करने कैसे हैं, कौन सी ऐप, कौन सा प्लेटफॉर्म, क्या हिसाब किताब होता है, क्या सीन है। तो बेसिकली वेल्थ सिंपल नाम की एक ऐप है जिसको मैं 2020 से यूज़ कर रहा हूँ, जब से मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मेरे को बहुत ही बढ़िया ऐप लगती है, बहुत ही ईजी टू यूज़ इंटरफेस है, उसके ऊपर से बहुत ही सिक्योर्ड है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया हुआ है उसको अगर आप यूज़ करोगे तो थोड़े से पैसे आपको मिलेंगे, थोड़े से पैसे मेरे को मिलेंगे। तो उसी पैसों से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, एक आधा स्टॉक वगैरह खरीद सकते हो, तो बढ़िया हिसाब किताब हो जाएगा दोनों के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब यार मेरा मानना ये है कि जो बैंक्स होते हैं ना, वो लॉन्ग रन में कभी भी पैसा लूज नहीं करते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलवेज नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रॉफिट के अंदर रहते हैं। क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड्स हैं लोग लेते रहेंगे, लोग खर्चा करते रहेंगे और इंटरेस्ट वगैरह पे करते रहेंगे। या फिर जो लोन्स होते हैं, फिर मॉर्गेजेस वगैरह होती हैं, लोग लेते रहेंगे, इंटरेस्ट वगैरह पे करते रहेंगे और जो बैंक्स हैं वो प्रॉफिट जनरेट करते रहेंगे। तो US के बैंक्स के अंदर मैं S&P 500 के थ्रू इन्वेस्ट कर लेता हूँ। जब VFP खरीदता हूँ तो थोड़े बहुत पैसे US के बैंक्स के अंदर चले जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर चले जाते हैं। लेकिन कनाडा के बैंक्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए मैं एक ETF खरीदता हूँ जिसका नाम है ZEB, जो कि एक इक्वल वेट ETF है। तो बेसिकली इस ETF के अंदर सिर्फ 6 स्टॉक्स हैं जो कनाडा के 6 बड़े बड़े बैंक्स हैं। तो जितने भी पैसे ZEB के अंदर डालो वो बराबर डिवाइड हो जाते हैं इन 6 स्टॉक्स के अंदर। CIBC, नेशनल बैंक ऑफ कनाडा, TD, स्कॉशिया बैंक, RBC और BMO। और उसके ऊपर से इस ETF का जो डिविडेंड है वो भी डिसेंट है, विच इज़ करंटली 3.62% उसके आसपास है। तो थोड़ा बहुत डिविडेंड वगैरह भी आ जाता है और उसको मैं री इन्वेस्ट कर देता हूँ ZEB के अंदर ही, तो वो कंपाउंडिंग इफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं ZEB खरीदता हूँ क्योंकि बैंक्स वगैरह के अंदर मेरे को थोड़ा सा भरोसा है। तो ये सीन है। अब यार बात आ जाती है रियल एस्टेट की कि भाई साहब हमने टेक खरीद लिया, फाइनेंशियल कंपनियों के स्टॉक खरीद लिए, पूरा डाइवर्सिफिकेशन कर ली, अब थोड़ा बहुत रियल एस्टेट के अंदर भी इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए क्या ऑप्शन है कि भाई घर खरीद लो या फिर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद लो, वहाँ से थोड़ा बहुत रेंट आएगा, उससे और कुछ खरीद लेंगे। तो इस तरीके से हमारा पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब हमारी तो नई नई जॉब लगी है, $500, $400 या फिर मे बी $300 महीने के हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे कहाँ ही कोई घर आएगा, कहाँ ही कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी आएगी। तो कैसे रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करें? तो उसका एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन होता है REIT, मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो बेसिकली जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो मेजर रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करती हैं, जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा रेंट वगैरह आता है, तगड़ा कैश फ्लो होता है, तो उनका हिसाब किताब तो बढ़िया है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम इन कंपनियों के एक छोटे से पोर्शन को खरीद सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो भी रेंट आ रहा है उसका हमें थोड़ा सा मिल जाएगा पोर्शन हमारी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अब क्वेश्चन ये आता है कि भी कौन सी कंपनी के शेयर को खरीदें, ऐसी कौन सी कंपनी है, रेजिडेंशियल वाली कंपनी या फिर कमर्शियल वाली कंपनी या फिर मिक्स, या फिर क्या किया जाए? तो इसका सिंपल सा एक सोल्यूशन है, ETF खरीद लो। जैसे कि मैं एक ETF खरीदता हूँ जिसका नाम है VRE, जो कि बहुत सारी कंपनियों के अंदर इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करती है, जो कि रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करती है। तो इसका ठीक ठाक सा डिविडेंड मिल जाता है, आजकल चल रहा है अराउंड 2.74%, जो भी हर महीने डिविडेंड मेरे को आता है, क्योंकि जो रेंट्स होते हैं वो तो हर महीने आते हैं। तो इस ETF के डिविडेंड्स क्वार्टरली भी, मंथली आते हैं, तो उसको मैं वापस VRE के अंदर ही इन्वेस्ट कर लेता हूँ। तो और स्टॉक्स खरीदे जाते हैं, तो अपना कंपाउंडिंग वाला इफेक्ट हो जाता है, हिसाब किताब बढ़िया हो जाता है। उसके बाद अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो यार बहुत सारे मैंने स्टॉक्स खरीद रखे हैं। काफ़ी टाइम पहले मैंने ऐसे ही बस इन्फ्लुएंस में आके कि भी उसने स्टॉक खरीद लिया, या फिर सोशल मीडिया पे मैंने सुन लिया, या फिर किसी की यूट्यूब वीडियो देख ली, या फिर थोड़ी बहुत अपनी रिसर्च कर ली, तो स्टॉक्स खरीद लिए थे, वो पड़े हुए हैं, उनके अंदर मैं कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करता। लेकिन जो मेजर स्टॉक्स जिनके अंदर मैं रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करता हूँ वो है सुनकॉर एनर्जी, एनब्रिज। ये 2 स्टॉक्स हैं जो बहुत ही अच्छा डिविडेंड देते हैं, तो इसलिए मैं इनके अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। ये एनर्जी से
रिलेटेड है और साथ के साथ ये रीन्यूएबल एनर्जी पे भी थोड़ी बहुत अपनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, तो लॉन्ग रन में मे भी बढ़िया हिसाब किताब रहेगा। उसके अलावा TD बैंक, एप्पल और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, टेस्ला। तो मेरा जो मेजर पोर्टफोलियो है ना वो ग्रोथ के टूवर्ड्स है। अभी मैं इनकम नहीं देख रहा, इनकम देखेंगे जब रिटायरमेंट का टाइम आएगा, जब 55 साल के हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे। बेसिकली मैं सिंपल कॉन्सेप्ट फॉलो करता हूँ कि अगर मेरी एज आज 30 ईयर्स है लेटर से, तो 30% ऑफ माई पोर्टफोलियो इज डिविडेंड वाला और 70% ऑफ माई पोर्टफोलियो इज फोकस्ड टूवर्ड्स ग्रोथ। जब मैं 40 को हो जाऊँगा तो 40% डिविडेंड हो जाएगा और 60% ग्रोथ वाला हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट मैं फॉलो करता हूँ। उसके बाद यार बात आ जाती है सबसे हॉट और सबसे पॉपुलर एसेट क्लास की, जिसका प्रॉबेबली आप वेट कर रहे थे कि भाई मैं इन्वेस्ट करता हूँ या नहीं करता हूँ या क्या हिसाब किताब है, जो कि है क्रिप्टो करेंसी। तो इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर तो डेफिनेटली मैं डेली बेसिस पे इन्वेस्ट करता हूँ। मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट मैंने चूज़ किया हुआ है, बहुत ही छोटा अमाउंट है, वो बिटकॉइन के अंदर भी जाता है और इथेरियम के अंदर भी जाता है। मतलब वेल्थ सिंपल पे मैंने रिकरिंग पेमेंट लगा रखी है, तो अपने आप उनके अंदर इन्वेस्ट हो जाते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। और उसके अलावा मैंने बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज बहुत टाइम पहले खरीदी थी, सैंडबॉक्स, माना और पॉलीगन और KNC, लाइट कॉइन, पता नहीं क्या क्या खरीद लिया था। उनके अंदर मैं डालता नहीं हूँ, लेकिन उनको बेचता भी नहीं हूँ। यू नेवर नो कब क्या बूम कर जाए। सोलाना इंडिया की जो शायद क्रिप्टो करेंसी है उसको भी खरीद रखा है, उसके अंदर प्रॉफिट हो रखा है। लेकिन अभी फिलहाल मैं सिर्फ 2 क्रिप्टो करेंसीज रेगुलर बेसिस पे खरीदता हूँ, डेली बेसिस पे, बिटकॉइन एंड इथेरियम। अब आखिरी क्वेश्चन ये आता है कि भाई ठीक है ETFs हैं, स्टॉक्स वगैरह हैं, परचेज करने हैं, लेकिन कौन से अकाउंट के अंदर खरीदने हैं? क्योंकि कनाडा के अंदर TFSA भी होता है, RRSP भी होता है, FHSA भी होता है, और ये कुछ ना हो तो नॉन रजिस्टर्ड अकाउंट तो होता ही है। तो इनका क्या हिसाब किताब होता है? तो इनके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप ये राइट वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट करना, आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, सिस्टम एकदम सेट हो जाएगा, हिसाब किताब एकदम बढ़िया हो जाएगा। बाकी जब तक अगली बढ़िया वाली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड सबको पता ही है कीप हसलिंग, क्योंकि हसलिंग करोगे तो ही इन्वेस्ट कर पाओगे और तभी आपके पैसे थोड़े से ग्रो करेंगे, तभी आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो पाएगा। एटलीस्ट आपका नहीं, आपकी फैमिली का तो हो ही जाएगा।